Hello everyone, good morning, good evening, namaste, whenever you're watching this video. I hope you all are extremely well. बढ़िया हो, पढ़ाई कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो सही से अपने सेकंड एग्जामिनेशन के लिए. एंड लेट मी बी वेरी क्लियर कि इट्स ओके, हो जाता है कभी कभार, ऐसी सिचुएशंस लाइफ में आ जाती हैं. वी हैव टू फेस इट टुगेदर एंड हियर वी आर. आज हम लोग कवर करने वाले हैं हमारी इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. सारे के सारे मैं क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट. उसी के साथ साथ जो भी फॉर्मेट्स हो गए आपके, जो भी इम्पॉर्टेंट स्टोरी लाइन्स हो गई, वो मैं बताती जाऊंगी. ठीक है, सबसे पहले तो हमें एक चीज समझना बहुत नेसेसरी है कि हमारा जो एग्जाम है वो डिवाइड किस तरीके से होता है. हमारा जो इंग्लिश का एग्जाम है बच्चे, वो 3 तरीके से क्या है डिवाइड जाता है. एक जाता है आपका लिटरेचर पोर्शन, ठीक है, एक जाता है आपका लिटरेचर पोर्शन जो कि आपके 39 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपकी 2 बुक्स हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और एक है फर्स्ट फ्लाइट. दोनों ही FF हैं, तो एक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और एक फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें से फर्स्ट फ्लाइट आती है 32 मार्क्स की, ये आती है 7 मार्क्स की. मतलब अगर तुम दिमाग से करो काम तो ये बुक मास्टर कर ली, आधे मार्क यहीं पे बन जाएंगे. तो ये बुक हमें समझना इम्पोर्टेंट है कि ये बुक हमें पढ़नी है अगर अब हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं. उसके बाद आती है हमारी रीडिंग, राइटिंग स्किल्स. मतलब कि क्या कि कैसे रीडिंग इंपॉर्टेंट है, कैसे राइटिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट है. मींस कि आपके पास एक अनसीन पैसेज होगा जिसके बेसिस पे आपको MCQs आंसर करने हैं, बताऊंगी मैं वो भी. एंड लास्टली हमारे पास आता है ग्रामर. अब राइटिंग स्किल्स के भी हमारे पास मल्टीपल पार्ट्स होते हैं. हमें नोट मेकिंग भी करनी है, हमें पिक्चर बेस्ड कॉम्पोजिशन भी करना है, लेटर राइटिंग भी करनी है एंड आर्टिकल राइटिंग भी करनी है. सो अगर हम बात करें सबसे पहले हमारी रीडिंग स्किल्स की, प्लीज मेक नोट्स. रीडिंग स्किल्स की अगर हम बात करें तो ये आता है 10 मार्क का, जिसमें 2 टाइप के आपके मतलब 2 क्वेश्चंस होते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 5 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 5 मार्क्स, जिसमें से फर्स्ट वाला होता है एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे, मतलब कि उसमें एक इंसिडेंट दिया रहता है, उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं. एंड सेकंड होता है एक फैक्चुअल पैसेज, मतलब कि एक डिस्कर्सिव ऐसे, डिस्कर्सिव पैसेज जिसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं. अब ये क्या है, ये एक आता है पैसेज जो कि अननोन है. मतलब कि वो पैसेज आपको PYQ में कहीं नहीं मिलेगा, वो पैसेज आपको मेरे लेक्चर्स में कहीं नहीं मिलेगा, वो तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा. वो जो पेपर तुम्हारा बनाएगा उसी को पता होगा कि वो क्या दे रहा है. बट लेवल बहुत इजी रहता है. तो हमने पहले बहुत सारी DPPs प्रोवाइड की हैं, वो DPP आप सॉल्व करो. आपको सिर्फ एक लाइन पढ़नी है. फॉर एग्जाम्पल माय नेम इज जिज्ञा, ऑप्शन रहते हैं व्हाट इज योर नेम, और ना 4 ऑप्शन रहते हैं, तो आपको सही ऑप्शन पे बस क्या है एक टिक मार्क लगाना है. सो ये सबसे इजी चीज है जिसमें आपको 10 on 10 लाने ही है. नाउ ये वीडियो मैं बहुत डायरेक्ट बना रही हूँ, तभी मैं ये चीज इसमें कवर नहीं करवा रही, क्योंकि अननेसेसरी वो क्या है लेंथ क्रिएट करेगा, आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, फिर आपकी भी ग्रिप क्या है छूटती जाएगी. उसके बाद हमारे पास आता है हमारा नोट मेकिंग, जिसके क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ. नोट मेकिंग बच्चे बेसिकली क्या है, नोट मेकिंग बेसिकली एक ऐसा वे है जिसमें हमें एक गिवन पैराग्राफ से, मतलब कि हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, उस गिवन इंफॉर्मेशन से हमें इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है छांटनी है. पूरा पैराग्राफ तो इम्पॉर्टेंट है नहीं, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो हम काट सकते हैं, तो उन वर्ड्स को काट पीट के हमें इम्पॉर्टेंट क्या है लिखने हैं. एंड उसी के साथ साथ हमें उसका एक टाइटल देना है. नाउ टाइटल मैं अलग टाइटल दूं, दैट इज ऑल्सो राइट. जैसे हम बात कर रहे हैं ऑनेस्टी की, मैंने टाइटल दिया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आपने टाइटल दिया एडवांटेजेस ऑफ ऑनेस्टी. तो सारे टाइटल
वैलिड हैं, कोई टाइटल बिल्कुल भी गलत नहीं है, सारे के सारे टाइटल बिल्कुल क्या है, सही है। अब यहाँ पे जो पैसेज है ये बोलता है कि देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ सोलार एनर्जी, मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है सोलार एनर्जी की। तो सबसे पहले टाइटल हमने यही बना दिया कि एडवांटेजेस / बेनिफिट्स ऑफ सोलार एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल सोलार एनर्जी इज गुड फॉर एनवायरमेंट, लिखते जाओ, गुड फॉर एनवायरमेंट। क्या है, गुड फॉर एनवायरमेंट, कोई भी हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेज एमिट नहीं करता। अब ना आपको डाउट है कि ये सब पॉइंट्स कैसे बनाएं, तो कुछ भी काम नहीं करो, सिर्फ बेनिफिट्स ऑफ सोलार एनर्जी लिखो और नीचे 3 पॉइंट लिख दो। अगर ये ज्यादा भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, जितना सिंपल रखोगे आंसर उतना फायदे में रहोगे। कोई भी एब्रीविएशन का यूज नहीं करना। बहुत बच्चे उलझते हैं कि एब्रीविएशन इज इट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट कंपल्सरी। इफ यू यूज इट वेल एंड गुड, इफ यू डोंट देन ऑल्सो इट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एब्रीविएशन बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं होते, ठीक है। कमिंग फॉरवर्ड टू आवर लेटर राइटिंग। सो लेटर राइटिंग बेसिकली बच्चे होती है 2 टाइप्स की। एक होता है आपके पास फॉर्मल लेटर, दूसरा होता है आपके पास इनफॉर्मल लेटर। एक होता है आपके पास इनफॉर्मल लेटर, एक होता है आपके पास फॉर्मल लेटर। जब आप फॉर्मल लेटर की बात करो तो आप ये लेटर कभी भी किसी एक इंसान को नहीं लिख रहे हो, ये लेटर आप एक पोजीशन को लिख रहे हो। मतलब आज अगर उस पोजीशन पे मैं हूं तो मेरे को लेटर नहीं आएगा, उस पोजीशन को ही लेटर आएगा। मैं अगर कल को रिटायर भी हो गई उस जगह से तो भी लेटर मुझे नहीं आएगा, मैं अगर जहाँ रिटायर के बाद हूँ वहां नहीं आएगा, उसी पोजीशन को आएगा, उसी पद को वो लेटर आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं औपचारिक पत्र। अब ये जो पोस्ट है जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, जिसमें हम लेटर अपना पहुंचाना चाह रहे हैं, ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट हमें ध्यान रखनी है कि इसके जो वो हैं, जो पर्सन है जो इस पोस्ट पे हैं, उनसे हमारे कोई भी पर्सनल रिलेशंस नहीं है, जिसकी वजह से हमें जो लैंग्वेज यूज करनी है, हमें यूज करनी है कट टू कट लैंग्वेज, एंड हमें बात करना है बिल्कुल टू द पॉइंट। मतलब कि हमें बात करना है टू द पॉइंट, जो बात है वो कट टू कट करनी है। हमें हियर एंड देयर की बातें नहीं करनी कि आप कैसे हो, आई होप आप बढ़िया हो, आई होप आप अच्छे हो, हमें ये सारी की सारी बातें यहाँ पे नहीं करनी, ओके। अगर हम इनफॉर्मल लेटर की बात करें तो इनफॉर्मल लेटर में हम बात करते हैं हमारे नियर एंड डियर वंस की। मतलब ऐसे लोग जो हमारे परिचित हैं, ऐसे लोग जिनको हम पर्सनल टर्म्स पे जानते हैं, ऐसे लोग जिनसे हम हाल हवाल अपना लेते हैं, उनको देते हैं। तो इसमें हमारी जो लैंग्वेज है वो कैजुअल हो सकती है, इसमें हमारी जो लैंग्वेज है वो कैजुअल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है कैजुअल लैंग्वेज में। कमिंग फॉरवर्ड फॉर्मल लेटर का अगर हम बात करें फॉर्मेट की, अगर हम बात करें फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट की, तो सबसे पहले आपका जो पेज है ना, आपका जो पेज है उसमें जो आपका लेफ्ट मार्जिन है, जो आपका लेफ्ट मार्जिन है, आपको लेटर हमेशा उस लेफ्ट मार्जिन से लगा के लिखना है। आपको लेटर हमेशा उस लेफ्ट मार्जिन से लगा के लिखना है। कभी भी आप लेटर इधर बीच पेज पे शुरू नहीं करोगे, हमेशा लेटर आप यहाँ से शुरू करोगे। फॉर्मल लेटर में सबसे पहले आप लिखते हो सेंडर्स एड्रेस, मतलब कि आपकी एड्रेस, ठीक है। आपकी एड्रेस मतलब आपका पता। फिर आप लिखते हो डेट। डेट भी कौन से तरीके से हमें लिखनी होती है, हमेशा डेट हमेशा हमें लिखनी होती है सिंपल तरीके से, जैसे कि आज है 27 मई फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है, तो हमें 27 मई ऐसे लिखनी है।
फिर अगर हमें जिसको लेटर पहुंचाना है, हमें लिखनी है हमारे रिसीवर की एड्रेस। रिसीवर मतलब जिस इंसान तक ये लेटर पहुंचेगा। रिसीवर एड्रेस, जैसे अगर हम लिख रहे हैं दी एडिटर, तो ये भी हम लिखेंगे 3 लाइंस में। दी एडिटर, मैं लिख रही हूं दैनिक भास्कर को, तो मैं लिखूंगी दैनिक भास्कर भोपाल। मतलब ये मुझे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 3 लाइन्स में मुझे अपनी एड्रेस फिनिश करनी है। फिर मुझे लिखना है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब विषय, जिसको हम हिंदी में लिखते हैं। मतलब कि आपका ये लेटर लिखने का पर्पस क्या है। स्टेट द पर्पस, मतलब कि ये लेटर लिखने का आपका पर्पस क्या है। फिर आपको लिखना है यहाँ पे सर, डियर सर, जैसे भी करके आपको लेटर अपना शुरू करना है। आपको लिखना है यहाँ पे सर, डियर सर, एंड फिर आपको अपनी बॉडी बिगिन कर देनी है लेटर की। लास्ट में आपको लिखना है थैंकिंग यू एंड आपका नेम। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। यू आर नंदिनी शर्मा, आपका नेम यहाँ पे दिया है कि आप नंदिनी शर्मा हो, आप रेसिडेंट हो विजयनगर इंदौर के। ठीक है, The streets in your area are not cleaned daily and garbage is lying everywhere. This is very important. This letter is very important. आपकी जगह, आपके एरिया की जो स्ट्रीट्स हैं, आपके मतलब एरिया का जो स्ट्रीट्स हैं, वहाँ पे गार्बेज पड़ा हुआ है एंड स्ट्रीट्स डेली बेसिस पे क्लीन नहीं होती। लेटर लिखो हेड सैनिटेशन डिपार्टमेंट के हेड को, ये बताते हुए कि ये मैटर में जल्दी जल्दी से कुछ एक्शन लिया जाए वरना डिजीजेस स्प्रेड हो जाएंगे। तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर लिखी डेट। डेट का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया, हमें लिखनी है पूरे फॉर्मेट में डेट। फिर हमें लिखना है रिसीवर्स एड्रेस, जैसे कि दी हेड सैनिटेशन डिपार्टमेंट विजयनगर इंदौर। सब्जेक्ट इन सैनिटरी कंडीशंस ऑफ द रोड्स, हमें सब्जेक्ट बताना है कि हम लेटर लिखना क्यों चाह रहे हैं। एंड फिर हमें लिखना है कि सर इट इज विथ सम पेन दैट आई विश टू ब्रिंग टू योर नोटिस, कि मैं आपको बहुत दुख के साथ ये चीज बताना चाहती हूँ कि हमारे एरिया में जो कंडीशंस हैं वो अच्छी नहीं है। मतलब यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। ये लेटर मेरे ओपिनियन में, ये टॉपिक मेरे ओपिनियन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर से आप ले लेना। एंड लास्ट में थैंकिंग यू योर्स फेथफुली नंदिनी शर्मा, मतलब आपका नेम। एक और क्वेश्चन है कि आपको पोस्टमास्टर को लेटर लिखना है, कंप्लेन करना है कि आपका एक पार्सल रिसीव नहीं हुआ है। सो अगेन योर एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट सर आई एम दिस 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 दिस, पोस्टमास्टर का प्राइस बता दो, डेट बता दो कब आया था, एंड बता दो कि उसमें बहुत वैल्यूएबल चीजें हैं, प्लीज इस मैटर में पर्सनली देख लेना। आई रिक्वेस्ट यू, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। अब यहाँ पे एड्रेस लिखी है, वो नहीं भी लिखो वापस से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगी वो चीज, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में इतनी सभी को क्लियर? बिल्कुल, ये 2-3 चीजें क्लियर है ना? चलो कंटिन्यू करते हैं आगे। आगे देखते हैं क्या लिखा है। हाँ, अब इनफॉर्मल लेटर की अगर हम बात करें तो इनफॉर्मल लेटर जो हम हमारे नियर डियर वंस को लिखते हैं, जिनसे हम पर्सनल टचिंग में, पर्सनल रिलेशंस में होते हैं, हमारे परिचित लोग, तो सबसे पहले लिखोगे तुम सेंडर्स एड्रेस, अपनी एड्रेस 3 लाइन में। फिर तुम फिर से लिखोगे डेट, फिर से लिखोगे तुम तुम्हारा सीधा सैल्यूटेशन। ठीक है, सैल्यूटेशन मतलब क्या होता है? सैल्यूटेशन मतलब जैसे डियर, मैंने लिखा रिया को तो डियर रिया। फिर यहाँ पे लाइन छोड़ के आपको लिखना है, अपनी बॉडी बतानी है कि आपने लेटर क्यों लिखा। फिर लाइन छोड़ के आपको लिखना है यहाँ पे थैंकिंग यू योर्स लविंगली एंड योर नेम। ठीक है, तो ये ज्यादा इजी होता है। अब ऐसा बिल्कुल मत समझना कि आपको दोनों अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन आपको 2 दिए रहेंगे, आपको कोई भी एक ही करना है। कोई भी दोनों में से जो एक आपको पसंद आए, जो एक आपको इजी लगे, आपको वो कर देना है। ओके,
कंटिन्यूइंग, हमने हमारा इनफॉर्मल लेटर देख लिया। इनफॉर्मल लेटर में हमें एक एग्जाम्पल है, एक सैम्पल है। जितने सैम्पल मैं यहाँ करवा रही हूँ बच्चे, वो बहुत बहुत नेसेसरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज उन पे थोड़ा फोकस करना। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड सम डेज विथ यू ड्यूरिंग समर वेकेशन। तो पहले आपने लिखी सेंडर्स एड्रेस, पहले आपने लिखी अपनी एड्रेस, फिर आपने लिखी, यहाँ पे डेट मिसिंग है, ठीक है, यहाँ डेट मिसिंग है तो हमें डेट यहाँ पे ऐड कर देनी है। फिर आपने लिखा डियर, जिसको भी आपने लेटर लिखा, नमस्ते, आई एम फाइन हियर एंड होप द सेम फॉर यू, मतलब कि मैं अच्छा हूँ एंड मैं आशा करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। माई एग्जामिनेशंस आर ओवर, आई इनवाइट यू टू स्पेंड सम डे, मीन्स यू हैव टू राइट योर बॉडी अच्छे से 3-4 लाइन्स में एंड लिखना है कि प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स, रेस्ट इज ओके, रिप्लाई सून, योर सिंसियरली अनिल। अब यहाँ पे बहुत बच्चे फुल नेम कंफ्यूज होते हैं, बट आप अपने किसी भाई बहन को अपना फुल नेम क्यों बताओगे, उसको तो पता ही होगा तुम्हारा फुल नेम क्या है, तो उस चीज का तुम क्या है थोड़ा सा ध्यान रखना। नाउ कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपकी ऐसे राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है ऑनलाइन एजुकेशन, कि ऑनलाइन एजुकेशन के क्या एडवांटेजेस हैं, ऑनलाइन एजुकेशन के क्या एडवांटेजेस हैं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स, मतलब इस पे आपकी ऐसे राइटिंग एक्सपेक्टेड है, इस पे आपकी क्या, इस पे आपकी ऐसे राइटिंग एक्सपेक्टेड है। फॉलोड बाय इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक, फेस्टिवल, या आपको किसी इंडियन फेस्टिवल के बारे पे लिखने के लिए बोल दिया जा सकता है। सो ये सारे टॉपिक्स थोड़ा सा प्रिपेयर करना। एंड उसमें भी ऐसा नहीं कि 1 या 2 टॉपिक ही गिवन रहेंगे, 4 टॉपिक गिवन रहेंगे, 3-4 टॉपिक गिवन रहेंगे, जिसमें से कोई एक करना है, तो आपके पास ऑप्शन काफी ज्यादा रहेगा। एंड लास्ट है वुमेन एम्पावरमेंट, तो इस पे भी आपको लिखने के लिए आ सकता है। पिक्चर बेस्ड कॉम्पोजिशन की बात करो तो ये है हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर बेस्ड कॉम्पोजिशन, जो कि 3 मार्क्स के लिए आता है, जिसमें आपके पास एक पिक्चर है, उसमें आपको पॉइंटर्स दिए रहते हैं, आपको सिर्फ उसको वर्ड्स में सही से पुट करना है एंड उसको प्रेजेंट करना है। जैसे कि यहाँ पे ट्रीज की इंपॉर्टेंस बताई गई है, आपको बताया है ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ नेचर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप आवर एनवायरमेंट क्लीन एंड ब्यूटिफुल। तो ये 3 मार्क्स का है, बस इतना ज्यादा लिखना नेसेसरी नहीं है। अगर आप इसको 6 लाइन्स तक भी लिख रहे हो, अगर आप इसमें 6 लाइन्स तक भी लिख रहे हो, दैट इज ऑल्सो फाइन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। कमिंग टू आवर लिटरेचर पोर्शन, कमिंग टू आवर ग्रामर पोर्शन, हमेशा आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे गैप फिलिंग के, उसी के साथ साथ आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे आपके डू एज डायरेक्टेड के। आपको एनी 5 करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वर्क हार्ड डैश यू विल फेल। अब इसमें आपके पास ऑप्शंस है, आपको लिखा है वर्क हार्ड बट यू विल फेल, वर्क हार्ड एंड यू विल फेल, वर्क हार्ड और यू विल फेल। तीनों का मतलब मैं समझाती हूँ। पहला वर्ड है वर्क हार्ड बट यू विल फेल। तो बट मतलब जब हमें कॉन्ट्रास्ट दिखाना होता है, जब हमें दोनों चीजों का ऑपोजिशन दिखाना होता है, तब हम बट लिखते हैं। बट का जो यूज होता है वो अलग तरीके से चॉइसेस वगैरह को, सिचुएशंस वगैरह को दिखाने के लिए होता है। यहाँ पे वर्क हार्ड बट यू विल फेल, तो बट का मतलब कि और, वर्क हार्ड और तुम फेल हो जाओगे, तो क्या ऐसा मीनिंग है? नहीं। वर्क हार्ड एंड यू विल फेल, कि वर्क हार्ड और तुम फेल हो जाओगे, तो ये भी नहीं, वर्क हार्ड और यू विल फेल। अगर तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे तो तुम जब भी कॉज एंड इफेक्ट आएगा तो उस केस में हम और का यूज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कर सकते हैं। दी गंगा इज डैश सेक्रेड रिवर, तो दी गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, द सेक्रेड रिवर या एन सेक्रेड रिवर। तो यहाँ पे ये जो बिगिन हो रहा है ये स से हो रहा है, तो एन का तो इधर क्या है, सवाल ही नहीं है, क्योंकि एन हम लोग यूज करते हैं वॉवल्स के साउंड वाले इनिशियल वर्ड्स में। तो यहाँ पे टीचर जैसे वर्ड हो गए, अगर हम और वर्ड की बात करें बैग, बॉल, बैट, तो ये सारे जो AEIOU के अलावा के वर्ड्स होते हैं उनमें हम एन क्या है नहीं लगाते। यहाँ पे दी गंगा इज अ सेक्रेड रिवर है ना, तो दी गंगा इज अ सेक्रेड रिवर सही है। इसीलिए क्या, क्योंकि मैंने एक चीज की बात करी, मैंने सिंगल चीज की बात करी। हमेशा आर्टिकल्स जो हम यूज करते हैं वो सिंगुलर चीज में ही क्या है चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज स्प्रेड डैश बटर ऑन ब्रेड, प्लीज स्प्रेड अ लिटिल बटर ऑन ब्रेड, क्योंकि हम उसको क्या है काउंट नहीं कर सकते अनकाउंटेबल चीज के साथ, मतलब कि कुछ ऐसी क्वांटिटी जिसको हम सही से काउंट नहीं कर सकते उसके साथ हम लिटिल का यूज कर सकते हैं। He has given dash smoking, he has given up, हम बोलते हैं ना कि गिव अप मत करना, तो उसी तरीके से हम ये भी बोलते हैं कि he has given up smoking। we dash wear mask in crowded place, तो we जब कोई एडवाइस की बात होती है तो हम हमेशा लगाते हैं should, हम हमेशा लगाते हैं should। and he always dash others, he always एक रेगुलर चीज की बात हो रही है तो उसमें हम लिखते हैं he always helps others, ये हमेशा दूसरों की क्या है, दूसरों की मदद करता है, तो he always helps others। ठीक है, she cut the tree, अब इसको इंट्रोगेटिव में करना है। इंट्रोगेटिव मतलब कि क्वेश्चन आस्किंग हमारे जो सेंटेंस होते हैं, तो इसमें हम सीधा सीधा डिड लगा देंगे, डिड शी कट द ट्रीज। ठीक है, ही टीचेस इंग्लिश, पैसिव, पैसिव में मतलब हमारा जो सब्जेक्ट था उसको हमें कर देना है हमारा ऑब्जेक्ट और हमारा ऑब्जेक्ट को हमें कर देना है सब्जेक्ट, तो इसमें हम करेंगे कि इंग्लिश इज टॉट बाय हिम। ठीक है, और दूसरी चीज कि ये टीचर्स जो था वो पास्ट में हो जाएगा कि ही हो जाएगा इंग्लिश इज टॉट बाय हिम। इफ यू डोंट कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश यू, अब यहाँ पे हमेशा इफ की जगह पे हमें कर देना है अनलेस, अनलेस यू कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश यू, अनलेस यू डोंट हटा देते हैं। अब हम इसमें जो नेगेटिव वर्ड होता है, जो ऑपोजिशन क्रिएट करता है, जो विलोमता क्रिएट करता है, उसमें हम ये हटा देते हैं, अनलेस यू कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश यू। He is too poor to pay his fees, अब यहाँ पे हमें so that यूज करना है, तो जब भी to के साथ हम बात करें तो हम to को हटा के so रख देते हैं। He is so poor that he cannot pay his fees, cannot pay his fees, ये cause and effect की बात करता है हमेशा। He teaches me science, past indefinite, he has always taught me science, he is being helped by Ankit, तो अंकित is helping him, क्योंकि अंकित यहाँ पे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, अंकित हमारा डूअर है, अंकित हमारा क्या है, अंकित हमारा डूअर है। उस डूअर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें उसको एक्टिव वॉइस में आगे रख देना है, पैसिव वॉइस में क्या है वो पीछे साइड पे रहेगा। नाउ अगर हम हमारी बुक की बात करें जो कि है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो कि आपके सिर्फ और सिर्फ 7 मार्क्स की आती है, इसमें से ये सारे चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। एंड एज सेड ये सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टारगेट करेगी। स्टोरी बताती हूँ सबसे पहले भोली की। तो एक गर्ल थी जिसका नेम था सुलेखा, जो कि 10 मंथ की एज में अपने कॉट से, अपने पालने से गिर गई थी, जिसकी वजह से उसके ब्रेन में कुछ इंजरी हो गई थी एंड ये बोल नहीं पाती थी। 5 साल की उम्र तक ये सही से बात नहीं कर पाती थी एंड उसी के साथ साथ 2 साल की एज में इसको पॉक्स का एक डिजीज हो गया था, जिसकी वजह से स्मॉल पॉक्स का एक डिजीज हो गया था, जिसकी वजह से इसकी बॉडी बहुत डिसफिगर्ड हो गई थी, मतलब इसकी बॉडी पे ना पॉक मार्क्स रह गए थे। अब ये जो बच्ची थी, इसके जितने भी सिबलिंग्स थे, जितने भी इसके रियल भाई बहन थे, वो सब स्कूल जाते थे, वो सब गुड लुकिंग थे, उन सबकी शादी वगैरह का एक अच्छा सीन था। बट ये कुछ भी नहीं, ना ये दिखती थी अच्छी, ना ये बोलती थी, मतलब ना अकल की थी ये, ना शक्ल की थी इसके माँ बाप के अकॉर्डिंगली। तो इसको ना इनने स्कूल भेजा, ना इसकी शादी पे कुछ ध्यान दिया, ना कुछ किया। बट इसके पापा नुम्बेदार थे उस विलेज के जहाँ पे ये रहते थे एंड उस विलेज में स्कूल बिगिन हो रहा था, जिसके इनॉग्रेशन के लिए तहसीलदार आए थे। तहसीलदार ने इसके पापा को बोला कि आपको अपनी बेटी को यहाँ भेजना पड़ेगा ताकि स्कूल में सब विलेज वाले एडमिशन ले एंड एक एग्जाम्पल सेट हो जाए कि हाँ स्कूल में अब विलेज वाले सारे गर्ल्स भी आ रहे हैं। जैसे भोली स्कूल गई, वो सही से बोल नहीं पाती थी, उसकी टीचर ने उसको बहुत हेल्प किया एंड वो धीरे धीरे सीखती है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। थोड़े टाइम के बाद जब भोली बड़ी हो गई थी, 7-8 ईयर्स की हो गई थी, तो इसके लिए एक रिश्ता भी आता है एंड इसके लिए जो रिश्ता आता है वो एक विडोड पर्सन का था,
वो एक ऐसे इंसान का था जिसके स्पाउस की डेथ हो चुकी है एंड वो दूसरे विलेज के पार्ट थे। तो इसकी मम्मा को ये चीज लगी कि भोली के लिए वैसे भी कोई शादी का प्लान नहीं था, अगर कोई इंसान इससे शादी करने के लिए तैयार है तो क्या बुराई है, बट वो इसके पापा की उम्र के थे। एंड ये चीज सुन के इसके भोली के पापा ने मना जरूर किया, बट इसकी मम्मा ने बोला कि करवा देनी चाहिए, सही है, वैसे भी इसकी अक्ल और शक्ल की वजह से कोई इससे शादी करना नहीं चाहेगा। एंड वो इंसान जो इससे शादी कर रहा है वो दूसरे विलेज का है, तो उसको ज्यादा पता नहीं होगा कि भोली कैसी है, उसको इसकी बेवकूफी का पता नहीं होगा कि भोली कैसी है, तो उसकी शादी करवा दी। अब जब शादी का दिन था, एक्चुअली में वो जिससे भोली की शादी होने वाली थी वो उसके पापा के एज के थे, उनके बच्चे भी थे बड़े बड़े। अब भोली की जब शादी होने वाली थी उनसे, तो भोली जब आई मंडप पे, उसकी व्हील मतलब उसका जो घूंघट था वो नीचे था। जब माला वरमाला पहना रहे थे तो भोली के टू बी हस्बैंड ने उसका शक्ल देख लिया एंड उन्होंने फिर डिमांड करी कि मैं 5,000 रुपए एज डाउरी, एज दहेज लूंगा भोली से शादी करने के लिए। ये चीज सुन के भोली के पापा ने अपनी टोपी, अपनी पगड़ी, अपनी इज्जत उनके पैर में रख दी, विशांबर के पैर में रख दी और बोला कि ऐसा मत करो, पूरी बारात यहाँ पे है, मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, प्लीज आप भोली से शादी कर लो। एंड वो नहीं मान रहा था, जो ग्रूम था, जो लड़का था जिससे भोली की शादी होने वाली थी, वो बिल्कुल भी ये चीज क्या है नहीं मान रहे थे। बट अब इसमें क्या हुआ, भोली ने जो स्कूल में सीखा, भोली ने जो पढ़ना लिखना स्कूल में सीखा, वो बोलना सीख गई थी, जिस वजह से भोली ने अपने लिए स्टैंड लिया एंड बोली कि मैं इससे शादी नहीं करूंगी, जो डाउरी मांग रहा है मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं करूंगी, रादर जिस स्कूल ने मुझे इतना सिखाया मैं उस स्कूल में क्या है पढ़ाऊंगी एंड मैं उस स्कूल का एक पार्ट बन के रहूंगी, अपनी टीचर के जैसे वहां पे पढ़ाऊंगी एंड अपने मम्मा पापा का भी क्या है मैं ध्यान दूंगी। तो ये चीज एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती है, मतलब कि कैसे एजुकेशन ने एक बच्ची को जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थी उसको ट्रांसफॉर्म किया, उसको चेंज किया। एंड इस चैप्टर में हमें यही देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट चैप्टर है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो इस चैप्टर में बेसिकली क्या हुआ था, एक पर्सन था जो कि मिस्टर हॉरेस थे, जो कि एक वेल पर्सन थे, एक गुड टू डू पर्सन थे, बट ये एक अजीब तरह के चोर थे। ये साल भर में एक बार चोरी करते थे, सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए कि इनको एक्सपेंसिव बुक्स खरीदने का शौक था। एक बार इनने ऐसी ही चोरी प्लान करी थी, पूरी डिटेल पूरा सब इनने घर में चोरी प्लान करी थी। एंड वहां पे उसी टाइम पे एक और चोर प्रेजेंट था जो प्रिटेंड करता है कि मैं उस घर की ओनर हूं। एंड आउट ऑफ फियर मिस्टर होरेस को जो डर लग रहा था कि इसने मुझे देख लिया, अब ये पुलिस को बुला देगी, उस गर्ल ने, उस रेड ड्रेस वाली वुमेन ने यूज किया मिस्टर होरेस का ब्रेन, उसकी स्मार्टनेस, एंड उससे लॉक वगैरह खुलवाए, ये बोल के कि अगर तुमने नहीं खोला तो मैं पुलिस को बुला दूंगी, मेरे और मेरे हस्बैंड की लड़ाई है, वो मुझे नहीं यूज करने देता ये चीजें, एंड मेरे पास कीज भी नहीं है। तो उससे ये चीज प्रिटेंड करके खुलवाई कि मैं इस घर की ओनर हूँ, खोल दो वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। एंड मिस्टर होरेस जब 2 दिन बाद फ्री थे टेंशन से कि अब कुछ नहीं होगा, मैं बच गया, उसी टाइम पे पुलिस आती है एंड उनको पकड़ के ले जाती है। तब ये चीज पता चलती है कि जो मिस्टर होरेस के साथ गर्ल थी, जो रेड ड्रेस में लेडी थी, वो खुद भी एक क्या थी, थीफ थी, जिसने ट्रस्ट के बेसिस पे मिस्टर होरेस से क्या करवाया, ताला खुलवाया, उससे पूरा लॉक खुलवाया एंड वो पूरे ज्वेल्स चुराए। अब उस पे जो फिंगरप्रिंट्स थी वो मिस्टर होरेस की थी, जिसकी वजह से ये जो पूरा चैप्टर है ये ट्रस्ट पे एक क्वेश्चन क्रिएट करता है कि शुड वी ट्रस्ट पीपल ऑन व्हाट दे से एंड व्हाट दे शो। नेक्स्ट चैप्टर है नेकलेस, जिसमें मेन कैरेक्टर है हमारी मटिल्डा, जिसको हम MME भी बोलते हैं फ्रेंच में। मटिल्डा एक बहुत ही प्रिटी, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी पर्सन, एक बहुत ही प्रिटी ब्यूटीफुल सी गर्ल, एक लेडी थी जो एरर ऑफ डेस्टिनी की वजह से यहाँ फंस गई थी। कहाँ फंस गई थी? जो एरर ऑफ डेस्टिनी की वजह से एक पुअर हाउस होल्ड में फंस गई थी। मतलब कि ये क्लर्क के ग्रुप का, क्लर्क की फैमिली में बॉर्न हुई थी एंड इनकी शादी भी एक क्लर्क से करवाई थी। मतलब कि इनकी लाइफ में कोई भी स्कोप नहीं था रिच होने का। एंड इनको मटीरियलिज्म, मतलब कि जो शूशा वाली बातें होती हैं, अच्छी ज्वेलरी पहनना, अच्छे ड्रेस पहनना, अच्छे कपड़े पहनना, इनको हमेशा से वो चीजें अट्रैक्ट करती थी। नाउ व्हाट हैपेंड, एक बार इनको एक पार्टी का इनविटेशन आता है
मिनिस्टर के यहाँ से, एंड इनके जो हस्बैंड थे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके मटिल्डा को बताते हैं, एंड वो बहुत ज्यादा ही खुश होके बोलते हैं कि तुम घर से कहीं से निकलती नहीं हो तो तुम्हारा भी मूड फ्रेश हो जाएगा। बट मटिल्डा इस चीज को बहुत राउंड अबाउट लेती है एंड वो गुस्से में कार्ड फेंक देती है कि मेरे को नहीं चलना पार्टी पे, मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं नहीं चलूंगी, मेरे पास ये नहीं है। अब मिस्टर मतलब इनके हस्बैंड ने जो पैसे सेव किए थे अपने लिए गन लेने के लिए, इन्होंने वो पैसे मटिल्डा को दिए ड्रेस लेने के लिए, एंड 400 फ्रांसिस तक इनने दिए थे। फिर इनने ड्रेस ले ली, अभी भी ये खुश नहीं हुई, अब इनको चाहिए थी ज्वेलरी, अब इनको चाहिए थी ज्वेलरी वगैरह अच्छी। तो इनको इनके हस्बैंड ने बोला कि तुम फ्लावर वाली ज्वेलरी पहन लो जो तुम्हारे पास है, उसमें तुम बहुत प्रिटी लगती हो। मैडम नहीं मानी, इनने अब ये चीज लगाई कि मैं अपनी फ्रेंड मिसेस फॉरेस्टियर से जाके ज्वेलरी बोरो करती हूँ एंड उनकी ज्वेलरी मैं इवेंट के बाद लौटा दूंगी। ज्वेलरी उनने बोरो करी, वो ज्वेलरी इनको लगी कि वो ओरिजिनल डायमंड्स की थी, वो ओरिजिनल पीस था, बट वो एक ओरिजिनल पीस नहीं था। एंड पार्टी में इनकी बहुत तारीफ हुई, इनको बहुत कॉम्प्लीमेंट किया लोगों ने, शी वॉज वेरी हैप्पी। बट क्या हुआ कि वो नेक पीस इनसे खो गया, वो नेकलेस इनसे खो गया, जिसकी वजह से इनको एक न्यू नेकलेस परचेस करना पड़ा जो कि 36,000 फ्रैंक्स का था, जिसके पास इनके पास सिर्फ 18,000 फ्रैंक्स थे। एंड वो 18,000 का रिमेनिंग अमाउंट इनने लोन निकलवाया था। वो लोन को चुकाते चुकाते इनकी बैंड बज गई, इनने घर अपना बेच दिया, छोटे घर में आ गए, मेड्स हटा दी, खुद काम काज करने लगे। मिसेस मटिल्डा जो इतनी प्रिटी लगती थी, अब वो बहुत ही एक ओल्ड, एक स्ट्रॉन्ग वुमेन लगने लगी, घर के सब काम वाम खुद करके। तो ये हमें सीख मिली कि हमें मटीरियलिज्म के पीछे नहीं भागना, उसी के साथ साथ कि हमें ऑनेस्टी रखनी चाहिए। अब क्या होता है आगे कि बहुत टाइम के बाद मिसेस फॉरेस्टियर मटिल्डा को दिखती है, जब मटिल्डा ऐसे ही वॉक कर रही थी गार्डन में। इनका जो प्रिटी ये थी पहले, अब ये कुछ प्रिटी नहीं थी, इनका जो फेस का चार्म था वो सब जा चुका था, एंड नाउ शी वाज जस्ट अ रफ सॉलिड वुमेन जो सिर्फ एक बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही थी बाहर से, एंड इनके पूरे हाथ वाथ रफ हो गए थे। ये मिलती है मिसेस फॉरेस्टियर को, एंड मिसेस फॉरेस्टियर इनको पहचानती नहीं है। मिसेस फॉरेस्टियर उतनी ही ब्यूटीफुल, उतनी ही यंग, उतनी ही प्रिटी लग रही थी। अब यहाँ पे मटिल्डा इनको फाइनली बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ, वो नेकलेस मुझसे खो गया था, एंड जो नेकलेस हमने आपको दिया वो एक डुप्लीकेट, मतलब वो एक दूसरा, एक न्यू परचेज नेकलेस था। उस पे मिसेस फॉरेस्टियर बोलती है कि जो नेकलेस तुमसे खोया था वो नकली नहीं था, वो हार्डली 500 फ्रांसिस का था। तुम मुझे बताती, मैं तुम्हें बता देती, मतलब तुम मुझसे ऑनेस्ट रहती, मैं तुम्हें बता देती कि वो एक नकली नेकलेस है। मतलब कि मटेरियलिज्म को चेस करते करते मटिल्डा की जो लाइफ थी वो पूरी गलत हो गई, वो पूरी घूम गई थी। नेक्स्ट है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जिसमें एक डॉगी है जिसका नेम है ट्रिकी, जो कि बहुत ही एक ब्लोटेड सॉसेज जैसा लगता है। किसके जैसा? एक ब्लोटेड सॉसेज जैसा लगता है। इसकी मिसेस पम्फ्रे ने इसको खिला खिला के, इसकी जो पेट ओनर है, इसको खिला खिला के बहुत हेल्दी, बहुत मोटा हट्टा गट्टा कर दिया है। एंड वो बहुत एक्सेसिव खाता था, वो बहुत हॉर्लिक्स की मील खाएगा, कुछ भी खाएगा, एंड बहुत खाना इसका बहुत अनाप शनाप था, मीठा खाता रहता था। अब यहाँ पे इसकी तबीयत बहुत खराब हो गई, जिसके लिए इसको नर्सरी ले जाना पड़ा, जिसके लिए इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। एंड वहाँ पे जेम्स हैरियट जो हमारे ऑथर भी हैं, उन्होंने ट्रिकी को मील कट करके फिट करवाया। पहले कुछ उसको खाना नहीं दिया, फिर वो धीरे धीरे रिकवर होने लगा। सो टोटल 14-15 डेज में ट्रिकी क्या है, रिकवर होके वापस आया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि मिसेस पम्फ्री के से जब ट्रिकी दूर था तो जेम्स हैरियट को ऐसा क्यों लगता था कि ट्रिकी को हम नर्सरी में एक परमानेंट, हम इसको सर्जरी में एक परमानेंट गेस्ट बना लेते हैं। क्योंकि जब सर्जरी में ट्रिकी था तो मिसेस पम्फ्री ट्रिकी के लिए बहुत सारा खाना पीना भेजती थी, बॉइल्ड एग्स भेजती थी, ब्रांडी भेजती थी, एंड जिसकी वजह से ट्रिकी तो डाइट पे था, वो नहीं खाता था। ये सारा खाना नर्सरी वाले हमारे सर्जरी वाले खाते थे, जिनकी डेली बेसिस पे पार्टी होती थी। तो इस रीजन की वजह से जेम्स हैरियट, डॉक्टर हैरियट को लगता था कि ट्रिकी यहाँ पे एज अ परमानेंट गेस्ट रहे, एंड वो चीज इनको क्या है, अट्रैक्ट करती थी।
ठीक है। अब यहाँ पे जब ट्रिकी का खाना कट डाउन हुआ, ट्रिकी ठीक हो गया, ट्रिकी पतला हो गया एंड फिट हो गया, मतलब कि सर्जरी में एक जगह, एक हॉस्पिटल में उसकी ट्रायम्फ हुई, मतलब क्या, उसकी विक्ट्री हुई, उसकी जीत हुई। क्या हुई? उसकी जीत हुई। क्वेश्चंस देखते हैं कि व्हाई डज मिसेस पम्फ्री थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो ट्रायम्फ मतलब क्या होता है? विक्ट्री, किसी चीज की जीत। सर्जरी की जीत मतलब कि किसकी जीत? उसकी पूरी ट्रीटमेंट की जो जीत थी उसको बोला गया है। सो ट्रिकी एक मिजरेबल कंडीशन में था। मिजरेबल कंडीशन मतलब क्या? कि ट्रिकी की जो कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा खराब थी, वो बहुत ज्यादा वीक थी, एंड जब वो हॉस्पिटलाइज हुआ था तब इसकी कंडीशन कोई खास नहीं थी। जब मिसेस पम्फ्री ने देखा कि उसका लिस्टलेस डॉग, लिस्टलेस मतलब कि उसका एनर्जी लेस डॉग, एक ऐसा डॉग जिसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, जिसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, जिसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, वो डॉग क्या है, अब ठीक हो गया है, वो ट्रांसफॉर्म हो गया है, वो चेंज हो गया है। ये चीज देख के मिसेस पम्फ्री बोलती है कि ये एक ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, मतलब कि ये क्या है? ये एक विक्ट्री है पूरी इस सर्जरी की, पूरे इस प्रोसेस की। नेक्स्ट है कि मिसेस पम्फ्री पे कैरेक्टर स्केच दो। तो मिसेस पम्फ्री का जो कैरेक्टर स्केच है वो ये है कि ये एक बहुत ही रिच लेडी थी, जिनके घर में बहुत सर्वेंट्स थे, बहुत मेड्स थे, बहुत ये ओवर पैम्पर करके रखती थी अपने बच्चे को, अपने कुत्ते को। एंड ट्रिकी जो था वो उनका अटेंशन का बिल्कुल न्यूक्लियस था, मीन्स कि बिल्कुल क्या, बिल्कुल भी एक सेंटर पॉइंट था। ओवर ईटिंग की वजह से, मतलब कि एक्सेसिव, बहुत ज्यादा खाने की वजह से ये डॉग बहुत फैट हो गया था, बहुत एनर्जी लेस हो गया था। एंड इनको लगता है कि जो डॉग है वो मेल न्यूट्रिशन से सफर कर रहा है। मेल न्यूट्रिशन मतलब एक कंडीशन होती है जो कम खाने से होती है। अरे ये इनका कुत्ता इतना खाता था तो भी इनकी कंडीशन इनको मेल न्यूट्रिशन वाली लगती थी। मतलब कि जब आप अपने बच्चे को, किसी को भी जब आप ओवर लव करोगे वो उनके लिए क्या है, खराब होगा। जैसे ज्यादा शक्कर डायबिटीज बनाती है ना, वैसे ही ज्यादा कोई भी चीज क्या है, डायबिटीज बनाती है। तो इनको इतना फिट सा ट्रिकी भी क्या लगता था कि ये मेल न्यूट्रिशन में है, मतलब इसकी खाने पीने की वजह से कंडीशन खराब है, एंड उसकी वजह से ये उनको हॉर्लिक्स दे, लिवर ऑयल दे, मैल्ट मीट वगैरह दे, एंड पूरा सब दे, मीठा खाने को दे, सब दे। डॉक्टर की जो एडवाइस थी कि मीठा मत दो, वो भी ये नहीं सुनती, इसको बहुत खाना देती है, एंड एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं करवाती। अब ट्रिकी की फॉल्ट ये थी कि ट्रिकी एक भूखा कुत्ता था, मतलब ट्रिकी को तुम जितना खिला दो ट्रिकी को कभी पेट ही नहीं भरता था, वो ग्रीडी खाता था। एंड होते हैं डॉग्स, मेरे पास भी था, तो वो लैब्राडोर वाली, रिट्रीवर वगैरह वाली जितनी भी ब्रीड्स होती है ना, वो बहुत भूखी होती है, उनको 100 बार खिला दो वो वॉमिट कर देंगे खा के, बट वो खाएंगे जरूर, जिसकी वजह से ये डॉग क्या है, खराब हो गई थी इसकी तबीयत, एंड उसको वॉमिट बहुत ज्यादा होती रहती थी। मतलब बोल्ट्स ऑफ वॉमिटिंग, मतलब वो रुक रुक के हर 1-1.5 घंटे में वॉमिट करता था। Horace Danby is a peculiar character. How? Peculiar means is a स्ट्रेंज कैरेक्टर। स्ट्रेंज मीन्स क्या होता है? स्ट्रेंज मीन्स कि अजीब सा। अब वो बढ़िया इंसान था, वो उसके पास बहुत पैसा था, वेल टू डू था, पर वो साल भर में एक बार चोरी करता था, सिर्फ एक्सपेंसिव बुक्स को खरीदने के लिए। मतलब कि तुम मानो कि कोई एग्जीबिशन लगा है, उस एग्जीबिशन से मुझे कुछ चाहिए, वो चीज खरीदने के लिए मैं चोरी करूं, मतलब वो चीज मेरे को फ्री की चाहिए तो मैं क्या है, चोरी करूंगी। तो ये क्या है, चोरी करता था ताकि वो बुक्स को खरीद पाए। हाउ डिड द रेड ड्रेस्ड लेडी डिसीव डैनबाई? डिसीव मतलब कि बिट्रे। बिट्रे मीन्स कि उसको धोखा कैसे दिया, उसको धोखा कैसे दिया। अब ये जो लेडी थी वो बहुत चार्मिंग थी, मतलब उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल वाओ, ऐसे मतलब एकदम ना ऐसे बिल्कुल ग्रेसफुल बोल सकते हो, कि बहुत ऐसे लग रहा था कि वो इतने बड़े घर की ओनर हो सकती है। तो वो बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी की थी, वो ऐसा बिहेव कर रही थी। वो मतलब जो डॉग था उस घर में, शेरी, उसके साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली बिहेव कर रही थी। तो हॉरेस को लगा कि हाँ यार ये तो हो सकता है, कुत्ता भी इससे सही से चल रहा है। एंड डैनबाई को इनने एक स्टोरी बताई, इनको अपनी स्टोरी में घुमाया, इनसे सेफ खुलवाया, ये बोल के कि मैं नंबर भूल गई हूँ, मेरे हस्बैंड बाहर है। एंड डैनबाई ने, हॉरेस ने धोखे में डर में खोल भी दिया, जिसकी वजह से ये फंस गए। तो उनने इस तरीके से इसको क्या है, धोखा दिया।
कैरेक्टर स्केच लिखो मटिल्डा के बारे में। मटिल्डा के बारे में मतलब कि हमारे दी नेकलेस चैप्टर से ये क्वेश्चन है जो कि बोलता है कि मटिल्डा एक ब्यूटीफुल सी गर्ल थी। वो एक ब्यूटीफुल फैमिली में मतलब एक बॉर्न हुई थी, एक अच्छी रिस्पेक्टफुल क्लर्क की फैमिली में बॉर्न हुई थी। एंड इस फैमिली में जो वो बॉर्न हुई थी, पर उसको हमेशा से एक लग्जूरियस, एक ड्रीमी, एक ना रिच, एक रॉयल लाइफस्टाइल चाहिए थी जो इसको नहीं मिली थी। बट ये मटेरियलिज्म के पीछे भागती रहती थी, इसका मन संतुष्ट नहीं रहता था बिल्कुल, इसको ये सारी चीजें बहुत अट्रैक्ट करती थी। इसकी पुअर सर्कमस्टेंसेस थी, पुअर सर्कमस्टेंसेस मतलब गरीबी के हालात थे जिसकी वजह से ये अनहैप्पी रहती थी, मतलब नाखुश रहती थी। इसने डायमंड नेकलेस बोरो किया अपनी फ्रेंड से जिसको ये बाहर दिखा सके, लोगों के सामने ब्यूटीफुल एंड ग्रेशियस लग पाए, ग्रेसफुल लग पाए, गॉर्जियस लग पाए। बट वो एक ट्रबल में इस सिचुएशन की वजह से पड़ जाती है जब वो नेकलेस खो जाता है एंड उनको डेट उठा के, लोन उठा के क्या है, नेकलेस को रीबाय करके रीपे करना पड़ता है। ठीक है, अब उनकी जो लाइफ थी, लॉजियल की जो लाइफ थी, मटिल्डा लॉजियल उनका पूरा नाम था, उनकी जो लाइफ थी वो कैसे चेंज हुई नेकलेस के पूरे टाइम पे। तो पहले वो एक ब्यूटीफुल प्रिटी वुमेन थी जिसको बहुत एप्रिसिएशन, बहुत तारीफ मिलती थी एंड बहुत हैप्पी रहती थी। बट जैसे ही नेकलेस घूमा उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। उनको वो नेकलेस को 36,000 फ्रैंक्स में खरीदना पड़ा, जिसमें 18,000 फ्रैंक्स उनके पास थे। रिमेनिंग 18,000 का उनको लोन लेना पड़ा एंड वो लोन चुकाते चुकाते इनकी बैंड बज गई थी। डिफिकल्टीज इनने बहुत फेस करी थी जिसकी वजह से इनकी जो लाइफ है वो हमेशा के लिए चेंज हो गई। मतलब इतना पैसा ये सेव कर लेते, पूरा पैसा इनका गया। डिस्कस द टीचर्स रोल इन मोल्डिंग द पर्सनालिटी ऑफ भोली। मोल्डिंग मतलब भोली की जो पर्सनालिटी वो टीचर की वजह से कैसे चेंज हुई। अब भोली घर में एक निग्लेक्टेड चाइल्ड थी। निग्लेक्टेड चाइल्ड मतलब एक ऐसी बच्ची थी जिस पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, उसके घर में उसको ज्यादा अटेंशन नहीं मिलता था। हर पेरेंट्स ऑल्सो थॉट हर टू बी बर्डन, उसके पेरेंट्स को भी बर्डन लगती थी। शी वॉज सेंट टू स्कूल ओनली बिकॉज द तहसीलदार टोल्ड रामलाल। रामलाल इनके पापा का नाम, तहसीलदार, ये मैंने आपको बता दिया था कि एक न्यू स्कूल खुल रहा है एंड रामलाल क्योंकि वो विलेज का एक नंबरदार था तो अपनी बेटी को भेजना पड़ेगा। वहां पे टीचर ने भोली को लव दिया। फर्स्ट डे जब भोली स्कूल पहुंची थी वो अपना नाम भी अच्छे से नहीं बोल पा रही थी, वो बोल रही थी भो भो भो। फिर टीचर ने हेल्प करी, भोली से उसका नाम बुलवाया, भोली को बहुत अच्छे से काइंडली ट्रीट किया जिसकी वजह से भोली सही से बोल पाती है एंड भोली अपने हक के लिए बोलना सीख जाती है। वो टीचर की जो क्वालिटी थी जिससे भोली को प्यार मिला, जिससे जो भोली मिस कर रही थी घर का माहौल, वो उसको जो स्कूल में मिला, उस वजह से भोली क्या है, चेंज हो गई। एक इम्पॉर्टेंट चेंज आया इसकी पर्सनालिटी में एंड ये अब अपने हक के लिए क्या है, बोलने लगी। ठीक है, वाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी बिशाम्बर। सो बिशाम्बर वही जो क्या था, एक मर्चेंट था, एक बिजनेसमैन था जो दूसरे विलेज का था, जिसकी खुद की शॉप वगैरह थी। तो भोली ने क्यों मना किया उससे शादी करने में? भोली ने इसलिए मना किया क्योंकि वो क्या है, क्योंकि वो डाउरी डिमांड कर रहा था। सिर्फ इस रीजन से कि भोली के मुंह पे निशान है, इस रीजन से वो डाउरी डिमांड कर रहा था एंड भोली ने ये चीज सुन के क्या है, मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगी शादी। अब नेक्स्ट पोम्स जो इम्पोर्टेंट है वो है अमेंडा। अमेंडा एक ऐसी पोम है जो हम सब बच्चों के साथ होती है, हम अपनी मम्मा से बहुत बहुत सुनते हैं, ये करो वो करो, ये करो वो करो। एंड अमेंडा भी एक ऐसी बच्ची थी जो टीन एज की थी। ठीक है, मतलब कि ये टीन एज में थी एंड ये अपनी मम्मा से बहुत चीज़ें सुनती थी। इसकी मम्मा इसको बहुत चीज़ें सुनाती थी ना, अमेंडा चॉकलेट मत खाओ, पिंपल हो जाएगा, नेल्स कट करो, सीधे बैठो अमेंडा, पानी पियो, ये करो वो करो। तो जिस वजह से अमेंडा बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी एंड ये अपनी ही लाला लैंड में खोई रहती थी, इसको किसी की कंपनी पसंद नहीं आती थी एंड शी वॉन्टेड टू बी अलोन। नेक्स्ट चैप्टर है टाइगर इन द जू, जो बताता है कि ह्यूमन एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हमने अपने पर्पस के लिए कैसे जानवरों को क्या है जू में रखा है। ह्यूमन पर्पस के लिए हमने कैसे एनिमल्स को क्या है बुरा फील करवाया है एंड हमने कैसे एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से, उनके नेचुरल होम से क्या है अलग करके रखा है।
नेक्स्ट चैप्टर है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये एक बहुत ही कॉमिक पोम है जो बताती है, जो अलग अलग एनिमल्स को डिस्क्राइब करते हैं। ये एक कमेलियन को भी डिस्क्राइब करेगा, ये एक क्रोकोडाइल को भी डिस्क्राइब करेगा, हाइना को भी डिस्क्राइब करेगा, उसी के साथ साथ टाइगर को करेगा, लायन को करेगा एंड बेयर को करेगा। तो ये एक बहुत ही कॉमिकल पोम है जिसमें हर एनिमल का अलग अलग डिस्क्रिप्शन क्या है दिया हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर है फॉर एंड ग्रेगरे। तो ये जो चैप्टर है ये बेसिकली है एक चैप्टर जो कि एक डिस्प्यूट है बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्यूटी। मतलब कि यहाँ पे एक गर्ल है एन ग्रेगरे जो कि बहुत बहुत प्रिटी है एंड पोएट इनको बताते हैं कि आपको कोई भी लड़का, कोई भी मैन आपको क्या है पसंद कर लेगा क्योंकि आप इतनी प्रिटी हो, आप इतनी ब्यूटीफुल हो एंड कोई भी इंसान आपसे बहुत इजीली क्या है अट्रैक्ट हो जाएगा आपकी गोल्डन लॉक्स देख के, मतलब आपके जो गोल्डन गोल्डन हेयर हैं वो देख के। एन ग्रेगरे उसमें बोलती है कि ये जो मेरे गोल्डन हेयर हैं इनको मैं चेंज कर सकती हूँ, इनको मैं गोल्ड भी कर सकती हूँ, इनको मैं कैरेट मतलब ऑरेंज रेड भी कर सकती हूँ, इनको मैं ब्लैक कर सकती हूँ, मैं इनका कलर चेंज कर सकती। कोई इंसान अगर मुझसे प्यार करना चाहता है तो उसको प्यार करना चाहिए मेरी ब्यूटी से, मेरी इनर ब्यूटी से, मेरे सोल से। जिसपे पोएट बोलते हैं कि आपसे आपकी ब्यूटी के लिए तो सिर्फ गॉड प्यार करते हैं, दुनिया में जितने लोग हैं वो आपकी शक्ल पे ही क्या है मरते हैं, शक्ल पे ही फिदा है। ठीक है, नेक्स्ट है टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो ये जो चैप्टर है ये एक मैसेज देता है कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो इसमें बेसिकली चार क्या है एनिमल्स हैं, ठीक है, चार एनिमल्स हैं। एक है कस्टर्ड जो कि एक ड्रैगन है, इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड एक कैट, एक माउस, एक डॉग। तो उस पे क्या हुआ, बाकी तीनों कस्टर्ड के अलावा बाकी तीनों एनिमल्स क्या है वो बोलते हैं कि अरे हम में तो बहुत पावर है, वो बिलेंडा के एनिमल्स हैं सारे। एंड कस्टर्ड हमेशा एक कावर्ड की इमेज, एक डरपोक की इमेज रखता है, बट जब घर में पायरेट आता है, घर पे जब डाकू आता है, सारे एनिमल्स अपने छुप जाते हैं एंड जो इंसान हेल्प करता है अपने मुंह से आग निकाल के वो होता है कस्टर्ड। वो इंसान नहीं, मतलब वो एनिमल होता है कस्टर्ड। तभी वो सिर्फ लोग, बाकी तीन जो एनिमल थे वो सिर्फ बक बक कर रहे थे, जब मौका मिला हेल्प करने का उनने किसी को हेल्प नहीं करी, वो अपना छुप गए। बट ड्रैगन ने एक्शंस रखे, वर्ड्स नहीं रखे, उसने ज्यादा बक बक नहीं करी, उसने सीधा ज्यादा क्या करी, हेल्प करी मुसीबत के समय पे। तभी एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अब क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट डज द यंग मैन से टू एन ग्रेगरी। मतलब कि जो यंग मैन था उसने एन ग्रेगरी को क्या बोला। एन ग्रेगरी को यंग मैन ने ये कहा कि कोई भी इंसान जो आपको लव करेगा वो आपको लव करेगा आपके आउटर ब्यूटी के लिए, मतलब आपके हनी कलर्ड हेयर के लिए, एंड वो कभी भी रियल सेल्फ के लिए, मतलब कि कभी भी किसी सोल के लिए कोई किसी को लव नहीं करेगा। What did the old religious man declare? What did he want to prove? जो religious man था उसने क्या डिक्लेयर किया, तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि सिर्फ गॉड ही केपेबल है एक इंसान को लव करने के लिए, उनके सोल को लव करने के लिए। बाकी जितने लोग बाहर हैं वो किसी न किसी पर्पस से किसी को लव करते हैं, या वो किसी न किसी मीनिंग से या आउटर ब्यूटी से किसी को लव करेंगे। Tale of Custard Dragon। तो इन दी स्टोरी बिलेंडा एंड ऑल हर पेट्स क्लेम टू बी ब्रेव। तो बिलेंडा बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा ही क्या हूँ, ब्रेव हूँ, एंड मेरे जो तीन और पेट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा ही ब्रेव है। बिलेंडा यहाँ पे अपने बाकी तीन एनिमल्स को बहुत ज्यादा ही क्या है फेवर करती है। इंक एंड ब्लिंक हमेशा स्ट्रॉन्ग बिहेव करते हैं, मस्टर्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग बिहेव करता है, बट कस्टर्ड को हमेशा सब लोग क्या है डरपोक समझते हैं। कस्टर्ड को सब लोग हमेशा क्या बहुत डरपोक समझते हैं एंड सब उसका बहुत बहुत मजाक बनाते हैं। अब एक बार क्या हुआ कि इनके घर में एक
पायरेट आता है। पायरेट मतलब कि जैसे छोटा भीम में बचपन में नहीं देखा था, ऐसे आंख कवर करके ऐसे पट्टा लगा के पायरेट आता था, वैसे ही एक पायरेट आता है अपने हाथों में बंदूक लेके, एंड वो बाकी तो 3 एनिमल्स थे, जो कैट, जो माउस और जो डॉग था, सब भगा 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 गायब। बट यहाँ पे जो इंसान हेल्प करता है वो है कस्टर्ड, जो कि घर को बचाता है। एंड इससे जो चीज हमें सीखने को मिलती है वो ये मिलती है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि आपके जो एक्शंस है, आपकी जो हरकतें है, वो आपके वर्ड से क्या है, लाउडर है। नेक्स्ट है कि डू यू नो द स्टोरी ऑफ रपुंजल, व्हाई डज शी, मतलब अमेंडा को रपुंजल क्यों बनना है। सो अमेंडा के बारे में मैंने आपको बताया कि एक गर्ल थी जो बहुत परेशान थी। अब रपुंजल की स्टोरी क्या है कि रपुंजल को विच ने एक बड़े से टार में बंद कर दिया था, एंड रपुंजल के बाल इतने लंबे थे कि वो विच टार से ऊपर नीचे रपुंजल के बाल उसे आती जाती थी। सिमिलर तरीके से अमेंडा को भी लग रहा था कि अगर मैं एक टार में ऐसे ऊपर बंद हो गई, मैं तो किसी को अपने बाल यूज करने नहीं दूंगी। मतलब कि अमेंडा को आइसोलेशन चाहिए था, उसको अकेला रहना पसंद आता था। सो यस, वी नो द स्टोरी ऑफ रपुंजल हु लिव्ड अलोन इन अ लॉन्ग टावर एंड हैड लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर. She was held captive by her grandmother who came to the tower by climbing her long hair. Amanda wants to be Rapunzel because one day she might be free. She might have freedom. She might have freedom. तो इसको क्या चाहिए थी बेसिकली, इसको चाहिए थी freedom. ठीक है. What are the things that Amanda's mother asked her to do? तो पहले बोलती है कि नेल्स कट करो, हंच मत करो अपने शोल्डर्स। हंच मतलब क्या है, मतलब कि बेंड मत करो अपने शोल्डर्स, ऐसे बेंड मत करो। शी आस्क हर टू सिट इन अ प्रॉपर पोस्चर। अगेन शी आस्क हर टू फिनिश हर होमवर्क, टाइडी हर रूम, क्लीन हर शूज, मतलब जूते साफ करो, रूम साफ करो, होमवर्क करो, चॉकलेट मत खाओ अमेंडा, खाना मत खाओ, ये मत करो, सब बोलती थी भाई, सबकी मम्मा बोलती है ना। बट यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि अमेंडा को अपनी मम्मा से प्रॉब्लम नहीं थी, उसको वो जो टोक 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 थी उससे प्रॉब्लम थी, मम्मा से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइना एंड क्रोकोडाइल? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाइना और क्रोकोडाइल में ये डिफरेंस है कि हाइना फॉरेस्ट में रहता है। मेन डिफरेंस ये है कि हाइना जब अपने प्रे को अटैक करेगा वो स्माइल करेगा, मतलब वो जब अपने शिकार को पकड़ेगा वो हंसेगा। क्रोकोडाइल अपने शिकार को पकड़ के रोता है, ये फर्क है। इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेते जाना सभी क्वेश्चंस के, ठीक है। What does the poet suggest that you identify lion and tiger? तो पोएट बताता है कि लायन को हम उसकी ब्राउन बॉडी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसको टॉनी बॉडी बोला गया है, ब्राउनिश बॉडी बोला गया है। एंड टाइगर जो है उसकी बॉडी पे स्ट्रिप्स होते हैं। ये दोनों ही हमें अटैक जब करते हैं, ये दोनों ही सामने वाले को अटैक करते हैं, तब हम इनको क्या है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। What is the message of the poem? The message of the poem is that the animals in the zoo are not happy. ये है A Tiger in the Zoo का। तो यहाँ पे पोम का मैसेज क्या है, पोम का पूरी पोम का मीनिंग क्या है? पोम का मीनिंग ये है कि जो टाइगर है वैसे ही जितने बाकी एनिमल्स हैं जो जू में हैं वो खुश नहीं है, वो भी फ्री होना डिजर्व करते हैं। हम लोगों ने अपने पर्पस के लिए, हम लोगों ने अपने एंटरटेनमेंट के लिए उन लोगों को बांध लिया है। एक मिनट, हम लोगों ने अपने एंटरटेनमेंट के लिए, जू का पर्पस क्या है? जाके खुश होते हैं शेर चीते देख के। भाई फर्क है, नेचुरल एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में एंड जू में फर्क है। जैसे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जहाँ पे एक फॉरेस्ट जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। जू जो आपने शायद इंदौर में देखा होगा वो जू है। जो भोपाल में वन विहार है वो एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, जहाँ टाइगर को खुले में छोड़ दिया जाता है। 2 टाइगर है वहां पे, उनको खुले में छोड़ दिया जाता है। एंड जो वो है इंदौर का जो जू है, उधर छोटी छोटी जगह है। उधर लायन कितना बड़ा है, लायन भोपाल में इतनी बड़ी साइज का नहीं था कभी भी, अब तो है नहीं खैर, शायद जब था इतनी बड़ी साइज का। वहां पे टाइगर भी बहुत बड़ी साइज के, पर वो इतनी सी जगह में बिल्कुल बिल्कुल मतलब बहुत छोटी जगह में।
भोपाल में उनके लिए एक जंगल क्रिएट किया, बहुत बड़ा सा एक एरिया है। कभी भोपाल वन विहार देखा होगा, तो वहां पे वो फ्री है, वो ठीक है, हम वहां पे देख के खुश हो जाते हैं। बट अगर हम इंदौर की बात करें तो वहां पे वो प्रॉपर क्या है, जू है। तो इंदौर में जैसा जो जू है, छोटी सी जगह दे दी जाती है उनको, वो यही बताती है कि ये हमारे पास, ह्यूमंस के पास कोई हक नहीं है किसी इंसान से उनकी आज़ादी छीन लेने का। एंड वो लोग भी स्पेस एंड फ्रीडम, आज़ादी और थोड़ी सी स्पेस क्या है, डिजर्व करते हैं। टाइगर का इस पूरे चैप्टर में क्या बताया था, टाइगर की इस पूरे चैप्टर में ना लोनलीनेस बताई थी। क्या बताई थी कि टाइगर बहुत लोनली है। यहाँ पे टाइगर फॉरेस्ट का किंग होता है। जब वो एक जंगल में, जब वो एक जू में होता है, वो फ्रीली घूमता है, वो अपने प्रे को पकड़ता है, बुश के पीछे छुपता है, वाटर होल से पानी पीता है। बट यहाँ पे क्या था कि वो बहुत ज्यादा परेशान था, उसको मूव करने के लिए भी जगह नहीं थी, विलेजर्स आते थे, वो सबको इग्नोर करता रहता था, जिससे हमें पता चलता है कि वो बहुत लोनली एंड बहुत ही ज्यादा अनहैप्पी था। ठीक है, टाइगर कैसे मूव करता है, तो वो सेल छोटा सा था, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, कोई ज्यादा स्पेस नहीं है, एंड वो सफर करता है क्वाइट रेज में, मतलब कि ही इज एंग्री, बट वो अपना एंगर ज्यादा दिखा नहीं सकता। एंड वो अपने वेलवेट क्लॉज को, मतलब जो पॉज है उसके, जो पंजे हैं उसके, उसको वो धीरे धीरे रखता है एंड सब विजिटर्स को क्या है, इग्नोर करता है। ठीक है, चलो अब यहां से हमारा बिगिन होता है हमारी फर्स्ट फ्लाइट के सारे चैप्टर्स। फर्स्ट फ्लाइट में भाई सुनो, अब एक बात समझना कि जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट है ना, वो है आपकी 32 मार्क्स की अप्रोक्स। अब इसमें चैप्टर 10 है, ठीक है, ऑप्शन में आएंगे आई अंडरस्टैंड। तुम्हारे पास इसमें से एमसीक्यू भी आएगा, मतलब टेक्सचुअल भी आएगा, एक्सट्रैक्ट बेस्ड भी आएगा, लॉन्ग भी आएगा और शॉर्ट भी आएगा, मतलब सब आएगा। तो इसमें से कुछ छोड़ना नहीं है, क्लियर, इसमें से हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। आगे बात समझ में सभी को, करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो अब फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा चैप्टर से, विच इज लेंचो। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, व्हाई और व्हाई नॉट। सो लेंचो एक पुअर फार्मर था जिसके कॉर्न क्रॉप्स खराब हो गए थे हेलस्टॉर्म की वजह से। एंड इसने जब लेटर लिखा था गॉड को, उम्मीद में कि मुझे पैसे आएंगे, इसकी एक्चुअल में हेल्प करी थी पोस्टमास्टर ने। बट लेंचो को पैसे देख के कोई खुशी नहीं होती, ये इसको लगता है गॉड नहीं भेजे होंगे। तभी क्वेश्चन है कि क्या लेंचो ने ढूंढने की कोशिश करी थी कि पैसे किसने भेजे, तो नहीं, उसको पता था कि जो पैसे आए हैं वो गॉड ने ही आए हैं, भगवान फ्री बैठे हैं इस बंदे के लिए बस, है ना। तो गॉड को लगा था कि गॉड ने पैसे इसी को भेजे, इसको इस चीज में कोई डाउट ही नहीं था, इसको पता था भेजे ही गॉड ने हैं, कोई इसको डाउट था ही नहीं। Next question, who does Lencho think has taken the rest of money? Now, the irony of the chapter, irony मतलब कि करता कोई है भरता कोई है, इस चैप्टर की जो irony है वो अब यही है कि इसकी हेल्प करी थी पोस्टमास्टर वाले लोगों ने, एंड लेंचो ने जो डाउट है वो इन्हीं लोगों पर लगा दिया, लेंचो ने जो शक है वो इन्हीं लोगों पर लगा दिया। आयरनी यही है कि जिन लोगों ने इसकी हेल्प करी थी उन्हीं लोगों पर लेंचो ने क्या है, शक लगा दिया, एंड लेंचो ने उन्हीं लोगों पर क्या, डाउट लगा दिया। ठीक है, सो लेंचो को लगा कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने ही उसके पैसे लिए हैं, एंड वो उन एम्प्लॉयज को बोलता है एक बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब कि बंच ऑफ, एक ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स।
Explain the irony of Lencho calling the postal employees a bunch of crooks. So you can read the answer. Lencho के crops destroy हो गए थे, उसने God को लेटर लिखा ये रिक्वेस्ट करते हुए कि उसको 100 pesos दो. Postmaster and his staff were moved by the simple faith of this farmer. तो वो इस फार्मर के फेथ से मूव हो गए थे. उनने चैरिटी के नेम पर 70 पेजोस कलेक्ट किए, इसको भेजे. एंड पोस्ट मास्टर ने उस लेटर पे भी लिखा गॉड. ऐसा नहीं पोस्ट मास्टर ने लिखा कि पोस्ट ऑफिस से आए हैं पैसे, लिखा गॉड, ताकि लेंचो को लगे कि गॉड ने ही पैसे भेजे. बट लेंचो को जब पैसे मिलते हैं वो एंग्री होता है एंड उसने पोस्टल पीपल मतलब पोस्ट ऑफिस के लोगों पर ही क्या है डाउट रख दिया, ये बोलते हुए कि ये एक क्रिमिनल टाइप के लोग हैं जिन्होंने मेरे पैसे चुराए हैं. एंड गॉड को वो ये भी बोलता है कि अब मेरे को पैसे जो रिमेनिंग हैं वो मेल के थ्रू मत भेजना. नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला से चैप्टर. द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका में टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, एक थे ब्लैक एक थे वाइट. तो दोनों नेशनल एंथम साथ में गाए गए थे, डाई स्टेम और दूसरा वाला भी, जिसकी वजह से ये शो होता है कि दोनों कम्युनिटीज को पीसफुली रहने का क्या है मौका मिलेगा. दोनों कम्युनिटीज को पास्ट भूल जाना चाहिए और सही से साथ में कंबाइन होके रहना चाहिए. नेक्स्ट चैप्टर है द फर्स्ट फ्लाइट. जब एक सीगल, एक बेबी सीगल अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेता है एंड वो बेबी सीगल क्या है 24 आवर्स से हंग्री था. उसकी मम्मा ने एक ट्रिक यूज करी जिसमें उसको फूड दिखाया एंड वो फूड की वजह से वो आगे आता है क्लिफ के. उसकी मम्मा ने फूड हटा दिया जिसकी वजह से वो गिर गया एयर में एंड वो फाइनली अपने विंग्स खोल के क्या है उड़ने लगा. तभी ये जो मदर की जो टैक्टिक थी, मतलब मदर की जो ट्रिक थी, एक तरीके से मदर की जो स्ट्रैटेजी थी, वो यूज करके सीगल को फाइनली उड़ना आ गया था. ठीक है, ओके, क्लियर बिल्कुल इतना. नेक्स्ट चैप्टर है कि द नरेटर वांटेड टू नो वेयर ही वाज एंड हु द अदर पायलट वाज. तो नरेटर जैसे ही लैंड करता है, ये है द ब्लैक एरोप्लेन से, जिसमें हमारे जो नरेटर हैं जो डकोटा एरोप्लेन चला रहे थे, वो जो डकोटा एरोप्लेन चला रहे थे वो खराब खटारा डकोटा था एंड ये स्टॉर्म में फंस गए. फ्यूल नहीं था, वापस भी नहीं जा सकते थे एंड इनको इंग्लैंड जाना था, ये वापस पेरिस नहीं जा सकते थे. इनको साइड में एक ब्लैक एरोप्लेन दिखता है, उसमें पायलट भी दिखता है ऐसे ऐसे करते हुए एंड ये उसको फॉलो करते हैं, लैंड करते हैं सेफली. जाते हैं जब कंट्रोल रूम में तो इनको मिस बताती है वहां पे बैठी हुई कि आज कोई भी प्लेन फ्लाई नहीं कर रहा था, आपका इकलौता प्लेन था जो फ्लाई कर रहा था. जो सुन के ये बहुत ज्यादा शॉक में आ जाते हैं. तो नरेटर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गए ये चीज सुन के, ये चीज जान के. सो एज सून एज ही लैंडेड सेफली द पायलट लुक्ड इनटू द स्काई टू सी वेयर द अदर प्लेन वाज. जिस प्लेन ने इनकी हेल्प करी उस प्लेन को ये ढूंढ रहे थे. स्काई ब्लैक था, इनको दिखा नहीं. ये गए वहां पे कंट्रोल रूम में, वहां पे इनको पता चलता है कि आज कोई भी प्लेन नहीं था एंड इनकी जो ईगरनेस थी पायलट की थैंक यू बोलने की, वो बताती है कि वो एक नाइस मैन थे जिनको क्या करना था, जिनको सामने वाले को थैंक यू बोलना था इनकी लाइफ बचाने के लिए. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा अ बेकर फ्रॉम गोवा से, जो है कि व्हाट डज अ जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मीट. ये इस साल क्वेश्चन आया था विच इज एक्सपेक्टेड कि ये फिर से भी पूछा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है. सो एक प्लम्प फिजिक मतलब कि गोलू मोलू सा हट्टा गट्टा हेल्दी सा जो फिजिक है वो शो करता है कि जो बेकरी बिजनेस था गोवा में वो क्या था, बड़ा ही प्रॉफिटेबल था, जिसकी वजह से इन लोग की फैमिली में, बेकर्स की फैमिली में कभी भी कोई भी कमी नहीं होती थी एंड वो एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जीते थे. ठीक है, हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन कि चाइनीज लेजेंड की डिस्कवरी क्या है टी लीव्स के बारे में. तो ये बोलते हैं कि एक चाइनीज एम्परर हमेशा पानी उबाल के पीता था. एक बार वो पानी उबाल के पी रहे थे जिसमें कुछ टी की जो लीव्स थी वो गिर गई एंड उनको पी के वो अच्छा लगा. तो तब से ये एक कल्चर माना जाता है कि एक डिलिशियस फ्लेवर की ये टी पूरे वर्ल्ड में क्या है पी जाती है. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड. ये है मैडम राइड्स दी बस से चैप्टर.
तो ये चैप्टर पूछता है कि वल्ली ने अपनी बस राइड प्लान कैसे करी थी। सो वल्ली ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी थी कि 1 o'clock की बस होती है, वो टाउन पे रीच करेगी 45 मिनट्स में एंड वो होम आ जाएगी 2:45 तक, सॉरी वो 1:45 तक टाउन पे रीच करेगी एंड 2:45 तक वो होम आ जाएगी। एक साइड का फेयर था 30 पैसे, उसको राउंड ट्रिप करनी थी तो उसको 60 पैसे लगते, बट वहां पे वो जाके उतर नहीं गई नीचे टाउन में, वो सिर्फ देखती रही विंडो से, सारी चीजें एंजॉय करती रही ताकि वो 60 पैसों को ही सही से क्या है यूज कर पाए। तो इतनी छोटी बच्ची हो गई, एक 8 ईयर की गर्ल हो गई, इसने फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी कर ली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डिड सिद्धार्थ गौतमा गेट एनलाइटमेंट, व्हाई डिड ही नेम द पीपल बोधि ट्री। तो इनको एनलाइटमेंट मतलब कि इनको मोक्ष प्राप्त हुई थी एक पीपल के पेड़ के नीचे, जहां पे ये मेडिटेट करते थे एंड 7 days तक वो वहां पे रहे थे। तभी इनने उस पीपल ट्री को एक बोधि ट्री बोल दिया था, विच इज अ ट्री ऑफ नॉलेज, क्योंकि उसके नीचे इनको एनलाइटमेंट मिली थी। ओके चलो लास्ट क्वेश्चन विच इज फ्रॉम द प्रपोजल, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि मैरिज होती है कि नहीं होती। सो मैरिज तो होती है, नतालिया की और लोमोव की मैरिज तो होती है, बट उसके बाद भी नतालिया उस आर्ग्यूमेंट पे ही थी कि तुम्हें मानना पड़ेगा कि जो मेरे डॉग है गैस एंड स्क्वीजर, मतलब इनके जो इंडिविजुअली डॉग थे, नतालिया ने ये उससे मनवा लिया था कि जो मेरा डॉग है वो तुम्हारे डॉग से क्या है बेटर है। अब लोमोव आता है नतालिया को वू करने के लिए, नतालिया से शादी का हाथ मांगने के लिए। नतालिया के डैड चुकबोव बहुत ज्यादा खुश होते हैं एंड बोलते हैं कि ठीक है। लोमोव हेजिटेंट है, घबराहट है, बट वो करते हैं, बात होती है एंड अब यहाँ पे इनके एक प्लॉट के पीछे इनकी लड़ाई हो जाती है जो कि है ऑक्सिन मीडोज एंड दोनों बहुत ज्यादा लड़ते हैं। चुकबोव उस चीज को ज्वाइन करते हैं एंड वो क्या करते हैं, वो मतलब बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है। चुकबोव नतालिया एक तरफ, लोमोव एक तरफ। लोमोव को बहुत इंसल्ट करके वापस भेज दिया जाता है, पर नतालिया को बाद में उसके पापा बताते हैं कि ये शादी के लिए आया था। तो नतालिया बोलती है ओ नो गलती हो गई, वापस बुलाओ उसको, वापस बुलाओ। वापस आता है, फिर उनकी लड़ाई उनके कुत्तों पे शुरू हो जाती है, गैस और स्क्वीजर पे। नाउ लोमोव बेहोश हो जाता है एंड वो रिकवर भी करता है। चुकबोव बोलता है कि तुम एक बार में शादी कर लो, अब मुझे स्ट्रेस हो रहा है, एंड हो जाती है शादी उनका जो रिचुअल होता है उस हिसाब से, बट उनकी जो लड़ाई है वो अभी भी कंटिन्यू रहती है। ठीक है, okay, so with this we come to the end of this session. I hope you liked it. I hope you found it interesting, you found it helpful. For more such videos, stay tuned and happy learning.